हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस ऑब्जेक्टिव 2। देखिए भाई, इससे पहले वाली वीडियो में ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट हो चुका है, जहां पे हमें नो डाउट एमसीक्यूज मिले थे और जिसके एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट होना था, जो हम टिक लगा के आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, अब कहानी थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते, जहां पे आपको फिर से एमसीक्यूज मिलेंगे, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको सारे ऑप्शंस चेक करना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली आपको जेई एडवांस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जब आप एडवांस का पेपर देने जाओगे वहां पे इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे, तो समझ जाओ कि ये जो सेशन होने वाला है ये आपकी प्रैक्टिस करवाएगा आपके जेई एडवांस के लिए। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करें कहानी को। ओके, तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पेन और पेपर है ना सभी के पास? तो पहला सवाल कहता है, अ गैस kept in a container of finite conductivity is suddenly compressed। एक गैस है भाई जिसको कि आपने कंटेनर में रखा है, जिसकी फाइनाइट कंडक्टिविटी बोली गई है, और उस गैस को सडनली कंप्रेस कर दिया जाए, तो ये प्रोसेस क्या होगा? एक कंटेनर की बात की जा रही है साहब, यहां पे फाइनाइट कंडक्टिविटी है उसकी, आई इनफाइनाइट नहीं बोल रहा हूं मैं, फाइनाइट कंडक्टिविटी है, और इसको सडनली कंप्रेस कर दिया, तो ये प्रोसेस क्या होगा? मस्ट बी वेरी नियरली एडियाबेटिक। ये बोलता है भाई एडियाबेटिक के करीब होगा ही होगा। मस्ट बी वेरी नियरली आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के करीब होगा ही होगा। मे बी वेरी नियरली थ्रू एडियाबेटिक, एडियाबेटिक के करीब हो सकता है सर। एंड मे बी वेरी नियरली आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के करीब हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, जो बोला जा रहा है कि कोई भी गैस को जिसको आपने कंटेनर में रखा है, जिसकी कंडक्टिविटी फाइनाइट है ना, फाइनाइट कंडक्टिविटी होने की वजह से, और आपने इसको सडनली कंप्रेस कर दिया, तो डेफिनेटली क्या होगा सर? सडन प्रोसेस के दौरान वी नो बेटर कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है ये बात, है ना। तो देखिए जरा क्या बोला है। पहली चीज तो सर इसने बोला है सडनली कंप्रेस। नाउ दिस सडन प्रोसेस आर टू क्विक। ये जो सडन प्रोसेस की बात हो रही है वो इतने फास्ट होते हैं कि या तो हीट को एक्सचेंज करने का समय ही ना मिले। मेरी बात समझ रहे हो ना? सडन बोला है नो, सडनली आपने इसको क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया, और सडन कंप्रेस करने के दौरान इट्स अ क्विक प्रोसेस। जो आपने सडनली कंप्रेस किया इस चीज को, इट्स अ क्विक प्रोसेस। तो साहब पॉइंट यही है, ये जो सडनली कंप्रेस किया है आपने इसको, इट्स अ क्विक प्रोसेस। और जब भी बात करें किसी भी क्विक प्रोसेस की, तो वहां पे ये इतना फास्ट हो रहा है, ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हीट के एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिलता। द प्रोसेस इज फास्ट इनफ so that there is no time for heat exchange. There is no time for heat exchange. ठीक है, तो हीट एक्सचेंज के लिए बिल्कुल भी यहां समय नहीं मिलता है। तो एक बात तो यह है कि अगर आपने इसको सडनली कंप्रेस कर दिया, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है साहब, हो सकता है इतना फास्ट प्रोसेस हो कि हीट के एक्सचेंज का टाइम ना मिले, तो एडियाबेटिक की पॉसिबिलिटीज है यहां पे सर। मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मुझे नहीं पता सडन कंप्रेस करने से प्रेशर का क्या हाल है। क्या पता सडनली प्रेशर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए, है भाई। एक संभावनाएं लिखी है मैंने यहां पे, मैं कंफर्म नहीं बोलूं, मैं श्योर नहीं हूं इस बात के लिए। मैंने एक चांस लिखा है इस पे कि अगर मैं इसको सडनली कंप्रेस कर रहा हूं तो ये इतना फास्ट प्रोसेस हो जाए कि हीट के एक्सचेंज का टाइम ही ना मिले। दूसरी पॉसिबिलिटी मैं लिख रहा हूं यहां पे कि जैसे मैं सडनली कंप्रेस करता हूं, तो सडनली कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है साहब? वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से मुझे देखने को मिला सडन राइज इन प्रेशर। क्यों भाई, सही है ना? क्यों भाई, सही है ना? क्या बोले
कि साहब आप इसको सडन कंप्रेस कर रहे हो, तो मुझे अभी देखो प्रेशर के बारे में कहीं पे भी कुछ नहीं बोला इन लोगों ने, सडनली कंप्रेस कर दिया, मैं समझ रहा हूं वॉल्यूम डिक्रीज हो गया साहब। यहां पे ये सडन कंप्रेस करने से मैं समझ रहा हूं कि एक यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इन्होंने बोला सडनली कंप्रेस हो गया, मैंने बोला ठीक है भाई वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखो उन्होंने कुछ और नहीं बोला है आपको, प्रेशर के बारे में कुछ नहीं बोला, हीट के एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला सडनली कंप्रेस हो गया। अब इसको देख के मेरे मन में तो दो ख्याल आए, दोनों ख्यालों में से पहला ख्याल क्या बोलता है कि साहब हो सकता है कि ये सडनली कंप्रेस हो जाए, इससे सडन राइज इन प्रेशर हो जाए, है ना भाई, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो पता चले प्रेशर इंक्रीज हो जाए, जिससे कि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, सो द टाइम बिकम्स, सो द टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, जिससे कि टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्यों भाई, सही है ना, है ना, पता चले कि प्रेशर में सडन राइज हो जाए, जिससे कि इनका प्रोडक्ट जो हो फिर वो कांस्टेंट हो जाए। प्रोडक्ट किस किस का, अरे जैसे करते नहीं हो क्या, P इंटू वी कांस्टेंट, हाँ अच्छा ऐसी बात कर रहे हो क्या। पता चले साहब हम लोगों को है, पता चले साहब वॉल्यूम तो डिक्रीज कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज हो जाए, है वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने का मतलब है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, हो सकता है। मैं अभी एश्योर्ड नहीं हूं इस बात के लिए, हमने क्या बोला, आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, कंफर्म नहीं है इस बात के लिए अभी भी कि होगा ही होगा। तो जब यहां पे सडन राइज आता है प्रेशर, देखो इन्होंने अगर मुझे प्रेशर के बारे में कुछ बोला होता तो भी मैं एक बार के लिए विचार करता कि चलो ठीक है यार। दूसरी चीज उन्होंने फाइनाइट कंडक्टिविटी दे दी है, मतलब हो सकता है कुछ समय के बाद हीट का एक्सचेंज ही ना हो यहां पे, है ना। देखो फाइनाइट कंडक्टिविटी है, अगर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती तो मैं समझता प्योरली हीट का एक्सचेंज हो गया, बट उन्होंने जब बोला फाइनाइट कंडक्टिविटी तो मैं समझ रहा हूं कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि टोटली हीट लॉस हो रही हो यहां पे, है ना, वो भी नहीं हो सकता। तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि पहला पॉसिबिलिटी यही है कि प्रोसेस इतना तेज हो साहब कि हीट के एक्सचेंज को समय ना मिले, इतना क्विक प्रोसेस हो। लेकिन मान लो अगर प्रेशर की बात सुने तो सडन कंप्रेशन की वजह से क्या पता सडनली प्रेशर राइज हो जाए, जिसकी वजह से फिर से इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाए। तो दो संभावनाएं, पहली संभावना यह है कि प्रोसेस में बी वेरी नियरली टू द एडियाबेटिक, दूसरी संभावना है कि द प्रेशर में बी वेरी नियरली टू द आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल की भी संभावना है और यहां पे एडियाबेटिक की भी संभावना है। तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है, आइसोथर्मल की और एडियाबेटिक की, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है यहां पे। तो भाई मस्ट बी क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि अगर उसने मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ बोला सडनली कंप्रेस, तो भाई इससे मैं क्या तात्पर्य निकालूं। दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, जरूरी थोड़ी कि वो एडियाबेटिक ही हो या जरूरी थोड़ी भी आइसोथर्मल ही हो। तुम लोग एक विचार करो, नहीं नहीं आइसोथर्मल होगा सर, नहीं आइसोथर्मल, क्या पता वो एडियाबेटिक की बात कर रहा हो, या तुमने दिमाग लगाया नहीं नहीं साहब एडियाबेटिक होगा, हमने पक्का बोल दिया पक्का एडियाबेटिक हो, क्या पता सामने वाला आइसोथर्मल सोच रहा हो। इसीलिए मस्ट बी वाले ऑप्शंस को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता सामने वाला क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता है। हो सकता है ऐसी बात हो जाए तो वो आइसोथर्मल होगा, हो सकता है ऐसी बात हो जाए तो एडियाबेटिक हो जाए, है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है यहां पे, क्लियर है ये बात सभी को, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जल्दी से छाप लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई हो गया, छाप लिया सभी ने। समझते हो ना यार, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी हम एश्योर्ड नहीं है किसी भी चीज को लेके, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा होगा, सिर्फ उसने बोला सडनली कंप्रेस हो रहा है। भाई कुछ और भी बोल देते कि क्या हो रहा है प्रोसेस में, हीट का कोई एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि मुझे पता चलता। अगर वो कहीं वो बोलता ना कि हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, है ना, तो मैं बोलता इट मस्ट बी वेरी नियरली एडियाबेटिक, लेकिन ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई, ठीक है। चलिए भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है कि लेट्स से Q and W denotes the amount of heat given to an ideal gas and the work done by it in the isothermal process. By Q or W is the amount of heat given and W is the work done by the gas in case of the isothermal process. तो बताएंगे जरा कि क्या इनमें से ऑप्शन सेटिस्फाई हो सकते हैं। क्यों साहब
हो सकता है 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है 3 भी सही हो सकता है 4 भी सही हो, क्या पता एक ही सही हो, है ना। तो आपको विचार करना है इस पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इसमें भाई। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, Q इज द हीट गिवन एंड W इज द वर्क डन बाय द गैस। देखिए भाई आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर जो है उसमें कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर जो है उसमें कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से डेल्टा टी 0 हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जिसकी वजह से डेल्टा टी 0 हो जाएगा, और अगर डेल्टा टी 0 होता है तो उस केस में डेल्टा यू जो कि एनसीवी डेल्टा टी होता है ना, वो भी 0 हो जाएगा। तो उस केस में डेल्टा यू 0 हो जाएगा साहब, बहुत बढ़िया। तो साहब उस केस में डेल्टा यू 0 हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि आइसोथर्मल प्रोसेस था, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी 0 होने की वजह से डेल्टा यू 0 हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस का डेल्टा यू। डेल्टा क्यू जो होता है वो होता है डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब डेल्टा क्यू की मैं जब बात करूं तो वो तो हीट है अपने पास, क्यू के बराबर है ना। तो भाई पुट करेंगे तो क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस का 0, यानी कि क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा इन केस ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो Q बराबर W, यानी कि मुझे फोर्थ ऑप्शन में ये बात दिख रही है। बाकी Q नॉट इक्वल्स टू W गलत बात है सर, W 0 होगा गलत बात है सर। ये चीज होती है आइसोकोरिक प्रोसेस में। Q इज इक्वल्स टू 0 ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो Q इक्वल्स टू 0 एडियाबेटिक प्रोसेस, W इज इक्वल्स टू 0 आइसोकोरिक प्रोसेस, Q नॉट इक्वल्स टू W ऐसा नहीं होता साहब, एंड Q इक्वल्स टू W आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आपकी बात सामने है। तो यह है पिक्चर क्वेश्चन नंबर 2 की। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। जल्दी से छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की ओर। हो गया साहब? अरे बेटा नोट किया सभी ने? बढ़े अगले सवाल की ओर। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेट्स से Q एंड W डिनोट्स द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू एन आइडियल गैस एंड W इज द वर्क डन बाय इट इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। साहब फिर से वही बात हो जाएगी, Q इज द हीट गिवन, heat given to the ideal gas and W is the work done by the gas. क्योंकि साहब बात हो रही है एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस कहता है कि जो हीट का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ वो 0 होगा, यानी कि Q का पार्ट 0 हो जाएगा। ये एडियाबेटिक प्रोसेस कहता है। वर्क डन 0 आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है, Q इक्वल्स टू W आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है, Q नॉट इक्वल्स टू W तो बात ही नहीं है सब। तो यहां पे एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसके लिए डेल्टा Q जितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें डेल्टा Q कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा साहब। तो ये कहानी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की समाप्त हो गई है। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ आ रही होगी। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। आगे आ जाओ, जनरल नॉलेज वाली बातें तो है ना। कंसिडर द प्रोसेस A एंड B shown in the figure. It is possible that both the processes are isothermal, both the processes are adiabatic. A is isothermal, B is adiabatic. A is adiabatic, B is isothermal. तो बताएंगे जरा ये दो जो प्रोसेस आपको दिख रहे हैं A और B, ये दोनों प्रोसेस कौन से हैं? ग्राफ है P वर्सेस V का, यानी कि एक इंडिकेटर डायग्राम ये आपको दे रखा है, और इस ग्राफ के लिए आपको बताना पड़ेगा कि A वाला प्रोसेस क्या है और B वाला प्रोसेस क्या है। सोच विचार कर लेते एक बार। सर
अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको पता ही होगा प्रोसेस इक्वेशन होती है P इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हाँ सर, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये ग्राफ कुछ इनवर्स वाले रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब आइसोथर्मल तो होगा ही होगा साहब, इसमें कोई एक तो आइसोथर्मल है। अच्छा, एडियाबेटिक की बात करें तो एडियाबेटिक का जो प्रोसेस इक्वेशन होता है उसमें आपने देखा होगा P इंटू वी का पावर गामा जो है वो कांस्टेंट होता है साहब, ठीक है, यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V का पावर गामा। यानी कि देखो अंतर दिखाता हूं आप लोगों को, एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबेटिक है, लेकिन एक क्या बोलता है कि जितना वॉल्यूम डिक्रीज करोगे उतना प्रेशर इंक्रीज होगा, जितना वॉल्यूम डिक्रीज करोगे उतना प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है जितना वॉल्यूम डिक्रीज करोगे उससे ज्यादा प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वॉल्यूम डिक्रीज की अगर मैं बात करूं, या फिर जिस तो ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम का डिक्रीज है, लगभग यहां पे देखो बोथ हैविंग द सेम इनिशियल वॉल्यूम, बोथ हैविंग ऑलमोस्ट सेम फाइनल वॉल्यूम, कोई खास अंतर नहीं है इसमें, दोनों के फाइनल वॉल्यूम में कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो दोनों के प्रेशर्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है, दोनों के प्रेशर्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर वॉल्यूम में चेंज किया तो एडियाबेटिक के प्रेशर में ज्यादा इफेक्ट आएगा बिकॉज ऑफ दिस पावर गामा। क्या बोले साहब, आइसोथर्मल में कैसा होता है सर, जितना वॉल्यूम का चेंज करोगे उतना ही प्रेशर चेंज आएगा, यानी वॉल्यूम में अगर थोड़ा सा चेंज करोगे तो प्रेशर में भी थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। लेकिन एडियाबेटिक में ऐसा नहीं होता है, वॉल्यूम में अगर आपने थोड़ा सा चेंज किया तो प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, वॉल्यूम में आपने ज्यादा चेंज कर दिया तो प्रेशर में और ज्यादा चेंज आएगा बिकॉज ऑफ दिस पावर गामा, ठीक है। बाकी रही बात स्लोप वगैरह की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो स्लोप की बात करते हैं, अगर आपको याद हो, वो होता है डीपी बाई डीवी, डीपी बाई डीवी। तो यहां से आप इसका डिफरेंशिएशन वगैरह करके कर सकते हो, बी डीवी प्लस का वी डीपी शुड बी 0। इसका डिफरेंशिएशन करके हमने सॉल्व किया, तो यहां से डीपी बाई डीवी की जो वैल्यू आती है ना, वो आता है माइनस का पी बाई वी। तो ये स्लोप होता है आइसोथर्मल का, ये स्लोप है आइसोथर्मल का। सिमिलरली अगर मैं एडियाबेटिक के स्लोप की बात करता हूं, तो यहां पे आइए जरा, आपको पता है एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है, ये नाराज है क्या हमसे? तो एडियाबेटिक के स्लोप की मैं बात करूं तो एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो भी क्या होगा, डीपी बाई डीवी हो जाएगा। लेकिन वहां पे पिक्चर बदल जाएगी बिकॉज इट इज द प्रोसेस पीवी का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होने की वजह से डिफरेंशिएशन किया तो पी इंटू गामा डॉट वी का पावर गामा माइनस 1 डॉट डीवी प्लस का v का पावर गामा इंटू डीपी शुड बी 0। तो यहां से सॉल्व करने पे dp बाई dv जो बनता है वो बनता है माइनस का गामा p बाई v। यानी कि आप देख ही सकते हो एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो होता है माइनस का गामा टाइम्स ऑफ p बाई v, यानी कि वो गामा टाइम हो जाता है स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल। तो एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा है, एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल से ज्यादा है, इसीलिए स्लोप किसका ज्यादा सर, बी वाले का, इसलिए ए वाला हो जाएगा आपका आइसोथर्मल, ए वाला क्या हो जाएगा आइसोथर्मल, और बी वाला क्या हो जाएगा एडियाबेटिक। अब दो तरीके हैं इसको समझने के, तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए भाई, पहला तरीका है आप डायरेक्टली समझिए, क्या कि साहब वॉल्यूम में जितना चेंज करोगे प्रेशर में ही उतना चेंज आएगा, वॉल्यूम में अगर आपने थोड़ा सा चेंज किया तो वॉल्यूम में ज्यादा चेंज दिखाई देगा। तो देखिए जरा, दोनों ही प्रोसेस में वॉल्यूम में लगभग सेम चेंज किया है हमने, दोनों ही प्रोसेस में वॉल्यूम का जो चेंज है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो वॉल्यूम का जो चेंज है वो लगभग बराबर है, लेकिन उसकी वजह से एडियाबेटिक में प्रेशर देखिए ज्यादा ही गिर गया कुछ। वॉल्यूम को इंक्रीज किया आपने, वॉल्यूम को आपने क्या किया साहब, इंक्रीज किया। तो आपने एक प्रोसेस में वॉल्यूम को इंक्रीज किया, दूसरे प्रोसेस में भी वॉल्यूम को इंक्रीज किया। पहले प्रोसेस में आपने देखा कि प्रेशर में डिक्रीज हुआ, दूसरे प्रोसेस में आप देख रहे हो कि प्रेशर में कुछ ज्यादा ही डिक्रीज हो गया, पहले वाले के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले प्रोसेस में ज्यादा डिक्रीज हुआ, तो वो होता है एडियाबेटिक में। यानी कि यहां पे अगर आप प्रोसेस ए की बात करेंगे तो ए आइसोथर्मल होगा और बी एडियाबेटिक होगा।
बाकी एक और तरीका क्या है कि साहब मैंने इनके स्लोप निकाल लिए, जैसे कि आइसोथर्मल के लिए स्लोप की बात करें तो आइसोथर्मल का स्लोप आता है माइनस का पी बाई वी। वैसे ही अगर मैं एडियाबेटिक के स्लोप की बात करता हूं तो एडियाबेटिक का स्लोप आता है माइनस का गामा टाइम्स ऑफ पी बाई वी। और जब मैं एडियाबेटिक के स्लोप और आइसोथर्मल के स्लोप का कंपैरिजन देखता हूं तो पता चलता है कि एडियाबेटिक का जो स्लोप है वो आइसोथर्मल से ज्यादा है, क्योंकि गामा मल्टीप्लाई हो रहा है और ये गामा रेशो होता है सीपी और सीवी का, एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो गामा क्योंकि 1 से बड़ा है इसीलिए स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से ज्यादा होता है, और इसी के बेसिस पे भी आप कह सकते हो कि ए वाला प्रोसेस आइसोथर्मल है और बी वाला एडियाबेटिक है। तो यह है कहानी क्वेश्चन नंबर 4 की। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। जल्दी से छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट किया सभी ने? हो गया भाई? ये सारी बातें देख लो जल्दी से। डन? ऑलराइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 3 आइडेंटिकल एडियाबेटिक कंटेनर्स है हमारे पास ए, बी एंड सी। दे कंटेन्स हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली एट इक्वल प्रेशर्स। तो भैया 3 एडियाबेटिक कंटेनर्स है। आइडेंटिकल एडियाबेटिक कंटेनर, देखो भाई आइडेंटिकल कंटेनर है तो इनिशियल वॉल्यूम सबका सेम है। एडियाबेटिक है यानी कि सराउंडिंग के साथ हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तीनों कंटेनर्स में अलग अलग गैस हमने फिल करके रखी। पहले कंटेनर में हमने भरा हीलियम। सो ए वाले कंटेनर में क्या है? हीलियम। बी वाले कंटेनर में क्या है? नियॉन। सी वाले कंटेनर में क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है? हाँ ठीक है। इक्वल प्रेशर पे है, इनिशियल वॉल्यूम भी सेम, इनिशियल प्रेशर भी सेम। बहुत बढ़िया। द गैसेज आर पुश्ड टू हाफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम्स। यहां पे जो इनके ओरिजिनल वॉल्यूम्स थे इनको हमने पुश किया टू देयर हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम्स। तो बताइए जरा, फाइनल टेम्परेचर तीनों कंटेनर में जो होगा वो सेम होगा, फाइनल प्रेशर तीनों कंटेनर में जो होगा वो सेम होगा। द प्रेशर ऑफ हीलियम एंड नियॉन विल बी द सेम बट द ऑक्सीजन विल बी डिफरेंट। The temperature of helium and neon will be the same, but that of oxygen will be different. तो बताएं जरा कि क्या हो सकता है। पहली बात, आइडेंटिकल एडियाबेटिक कंटेनर है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए बराबर हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ बी के, और ये बराबर हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सी के। फाइनल वॉल्यूम जो होगा ए का, हाँ उसमें बदलाव आएगा। अब साहब उसमें बदलाव आएगा। फाइनल वॉल्यूम जो है वो सेम रखा है लेकिन प्रेशर में चेंजेस आ जाएंगे साहब इस बार। प्रेशर में चेंजेस आ जाएंगे इस बार, है ना? हाँ, तो प्रेशर में किस हिसाब से चेंज आएगा वो हमें विचार करना पड़ेगा। ओके वॉल्यूम तो सबका सेम रखा है लेकिन प्रेशर में बदलाव आ जाएगा भाई, है ना? ये बोला द गैसेस आर पुश्ड टू हाफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम। तीनों के साथ हमने क्या किया कि तीनों को हमने पुश किया टू हाफ ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम के हाफ पे। तो दैट विल बी, सपोज करो ये इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा तो ये हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम का हाफ। ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो। देखिए भाई, आइडेंटिकल एडियाबेटिक कंटेनर्स है, सिंस द कंटेनर्स आर एडियाबेटिक, since the containers are adiabatic, तो कंटेनर्स एडियाबेटिक होने की वजह से यहां पे जो प्रोसेस होगा वो एडियाबेटिक होगा, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास प्रोसेस इक्वेशन होता है पीवी का पावर गामा कांस्टेंट। देखिए भैया, यहां से P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा होता है। नाउ द पॉइंट इज, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, वॉल्यूम में भले चेंजेस सेम किए हो लेकिन ये जो गामा है ना, ये रेशियो होता है Cp और Cv का, जिसको कि फर्दर 1+2/f करते हैं। ये जो गामा है ना भाई साहब, इसकी डिपेंडेंसी अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है। तो इस गामा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। It is different for different gases.
फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले बात करता हूं यहां पे मोनो एटॉमिक गैस की। सबसे पहली चर्चा मैं करता हूं मोनो एटॉमिक गैस की। तो मोनो एटॉमिक गैस की अगर मैं बात करूं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो होता है 3। तो उसके लिए गामा की वैल्यू बनेगी 1 + 2/3, बोले तो 5/3। तो अगर यही प्रोसेस आपको लगाना है, अगर ये पीवी का पावर गामा कांस्टेंट का प्रोसेस आपको लगाना है तो लगाइए जरा। तो इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम का पावर गामा बराबर फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम का पावर गामा। सो यहां से गामा की जगह 5/3 हो जाएगा। तो P इनिशियल V इनिशियल की पावर 5/3 इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल का पावर 5/3। तो यहां से फाइनल प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा P इनिशियल V इनिशियल का पावर 5/3 डिवाइडेड बाय V फाइनल का पावर 5/3। तो यहां पे फाइनल प्रेशर हो जाएगा इनिशियल प्रेशर इंटू V इनिशियल अपॉन V फाइनल का होल पावर 5/3। भले वॉल्यूम में चेंजेस सेम आ जाए लेकिन वो पावर जो है वो अलग अलग हो चुकी है। यही काम अगर मैं फाइनल वॉल्यूम भले सबके सेम हो जाए लेकिन ये जो पावर है ना ये काम खराब कर देगी। यही बात अगर मैं डायटोमिक गैस की बात करूं तो यही बात अगर मैं डायटोमिक गैस की बात करूं जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, तो गामा का वैल्यू हो जाएगा 1 + 2/5 यानी कि 7/5। तो इसके लिए जब ये सारा प्रोसेस फॉलो करोगे तो क्या बनेगा? P इनिशियल V इनिशियल का पावर 7/5 इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल का पावर 7/5। तो यहां से फाइनल प्रेशर बन जाएगा कितना? P इनिशियल V इनिशियल अपॉन V फाइनल का होल पावर 7/5। भले आप वॉल्यूम में चेंजेस कर लीजिए इनके, भले ही आप इनके वॉल्यूम में बदलाव कर लो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। वॉल्यूम में चेंजेस करने कर लो, लेकिन ये जो पावर है ना 5/3 और ये 7/5 ये अलग अलग गैसेस के नेचर की वजह से आ रही है। तो जब तक पिक्चर में आपको मोनो एटॉमिक गैस मिलती है तो जितनी भी मोनो एटॉमिक गैसेस है सबके लिए फाइनल प्रेशर सेम होगा, जितनी भी डाई एटॉमिक गैसेस है सबके लिए सेम होगा। तो कहानी यही कहती है कि द फाइनल प्रेशर पे आते हैं, पहले तो प्रेशर की बातें कर ले तो टेम्परेचर में बाद में आता हूं। द फाइनल प्रेशर इन द 3 कंटेनर विल बी द सेम। बिल्कुल गलत बात बोल दी सर इन्होंने। फाइनल प्रेशर जो है अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग गैसेस है मेरे पास। जैसे कि मेरे पास हीलियम, ये क्या है? मोनो एटॉमिक। नियॉन मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक। तो अलग अलग नेचर है इन गैसेस का। तो जो मोनो एटॉमिक है उनका फाइनल प्रेशर सेम और जो डायटोमिक है उसका फाइनल प्रेशर डिफरेंट। द प्रेशर ऑफ द हीलियम एंड नियॉन विल बी द सेम, द प्रेशर ऑफ हीलियम एंड नियॉन विल बी सेम बट दैट ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिफरेंट। हां सर ये सही बोले आप, ये बात आपने सही बोली। क्यों? क्योंकि गामा जो है ये गामा अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। तो ये तो अभी मैंने सिर्फ प्रेशर की बात करी है, यही बात आपको टेम्परेचर की भी करनी पड़ेगी। तो आओ जरा टेम्परेचर के लिए बात करते हैं। देखिए प्रोसेस एडियाबेटिक है तो पीवी का पावर गामा कांस्टेंट होता है, लेकिन सब टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन बनेगा सारा चेक कर लेते हैं। डिपेंडेंसी आ भी रही है कि नहीं आ रही ये भी तो पता करें पहले। भाई टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो है भी कि नहीं है, पता चले तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। तो इसके लिए भी हमने यहां पे जुगाड़ लगाया। P की जगह हमने लिखा nRT/V। ये P उठा के आप यहां पे पुट कर दीजिए तो इक्वेशन बनेगी nRT डिवाइडेड बाय V डॉट V का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए भाई कांस्टेंट में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, कांस्टेंट के अंदर किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दीजिए, आंसर कांस्टेंट रहता है। तो देखिए nR उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा T डॉट V का पावर गामा -1 इज अ कांस्टेंट। अब फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। अगर मैं बात करूं मोनो एटॉमिक की, हाँ जी, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होने की वजह से गामा की वैल्यू होती है 5/3। गामा की वैल्यू 5/3 होती है। सो वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी। इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल वॉल्यूम का पावर 5/3 माइनस का 1 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम का पावर 5/3 माइनस का 1।
तो यहां पे इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम का पावर भाई कितना हो जाएगा, ये 5 - 3 by 3 2/3 इज द फाइनल टेम्परेचर डॉट फाइनल वॉल्यूम का पावर 2/3। तो सेम कहानी रिपीट हो रही है भैया, देख लेना एक बार, इनिशियल टेम्परेचर वगैरह सबका सेम रहेगा, ये V इनिशियल अपॉन V फाइनल का होल पावर 2/3। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए पिक्चर अलग हो जाएगी। सिमिलरली डायएटॉमिक गैस की अगर मैं बात कर दूं तो डायएटॉमिक गैस के लिए ये पिक्चर अलग हो जाएगी। डायएटॉमिक गैस के लिए पिक्चर डिफरेंट हो जाएगी, गामा का वैल्यू बन जाएगा 7/5। सो क्या हो जाएगा भाई, T इनिशियल V इनिशियल का पावर 7/5 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू T फाइनल V फाइनल का पावर 7/5 माइनस का 1। भाई समझ रहे हो ना तुम लोग बात को? अरे भावनाओं को समझो, क्या कहना चाहता हूं। तो जरा यहां पे सॉल्व किया, सो T इनिशियल V इनिशियल का पावर कितना हो जाएगा, 2/5 इज इक्वल्स टू T फाइनल V फाइनल का पावर 2/5। तो यहां से T फाइनल जो हो जाएगा T इनिशियल V इनिशियल अपॉन V फाइनल का पावर 2/5। तो अगर मोनोएटॉमिक गैसेस हैं तो उनके लिए सेम होगा, डायएटॉमिक गैस के लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन डी सही है हमारा। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बाकी ये सारे फैक्टर्स जो है वो जल्दी से आपको छापने हैं, पता होना चाहिए कौन सी गैस कैसी है। भाई फिजिक्स में तो फिर भी कम पार्ट पे है, केमिस्ट्री में तो भर भर के सारी चीजें, तो आपको तो ज्ञान होना चाहिए कौन सी गैस मोनोएटॉमिक है, कौन सी डायएटॉमिक है। ठीक है, इनिशियल इनके आइडेंटिकल कंडीशन है भाई, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम वगैरह सब कुछ सेम है ये। ठीक है, प्रेशर भी इवन सेम है इनिशियल वाला। ठीक है, तो इनिशियली इनके वॉल्यूम सेम, इनिशियली इनका प्रेशर भी सेम है। यहां पे मैं लिख देता हूं इनिशियल प्रेशर ऑफ ए बराबर हो जाएगा इनिशियल प्रेशर ऑफ बी, और ये बराबर हो जाएगा इनिशियल प्रेशर ऑफ सी, जो कि पी के बराबर हो जाएगा। हाँ, फाइनल प्रेशर में बदलाव आएंगे, तो वो फाइनल प्रेशर में जो बदलाव है वो यहां पे मैंने पूरे तरीके से लिख दिया है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि अलग अलग गैसेस के लिए ये फाइनल प्रेशर अलग होगा, बिकॉज ये पावर बदल रही है ना। तो चलिए भाई, ये सारी बातें लिखने के बाद, ये सारी बातें लिख लो पहले जल्दी से। इसको लिखने के बाद आप आएंगे यहां पे, कंटेनर एडियाबेटिक है, दैट्स वाई हम एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। पीवी का पावर गामा कांस्टेंट, गामा के ऊपर डिपेंडेंसी है भाई पूरी यहां पे। अगर ये आइसोथर्मल होता तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V करके हम प्रेशर वगैरह को भी बराबर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पावर गामा, इसने पिक्चर खराब कर दी सब पूरी। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो फाइनल प्रेशर भी सेम होता। फिर अगर ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो फाइनल प्रेशर भी सेम होता, लेकिन सर एक एडियाबेटिक है, ये गामा ने पिक्चर खराब कर दी, बिकॉज अलग अलग गैसेस के लिए गामा की वैल्यू अलग अलग होती है। मैं बात करूं अगर मोनोएटॉमिक गैस के लिए, तो उसके लिए ये वाली पिक्चर बनती है फाइनल प्रेशर की। आप देख रहे होंगे दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये पावर का अंतर है। तो ये पावर का अंतर ही बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है। डायएटॉमिक गैस के लिए ये वाली पिक्चर बनती है, दोनों ही गैसेस के लिए अलग अलग हमारे पास फाइनल प्रेशर आ रहा है। तो जो जो गैसेस आपके पास मोनोएटॉमिक है उनके लिए सेम आंसर आएगा, जो गैस आपके पास डायएटॉमिक है उसके लिए आंसर अलग आएगा। तो इसलिए प्रेशर ऑफ द हीलियम एंड नियॉन विल बी द सेम, दोनों मोनोएटॉमिक है, बट दैट ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिफरेंट, क्योंकि वो डायएटॉमिक है। फिर यही सारे काम हमने यहां पे दोहराए थे टेम्परेचर के लिए। हमने बोला साहब पीवी का पावर गामा कांस्टेंट, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। अब पीवी की टर्म्स में तो है, लेकिन व्हाट अबाउट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम? तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, देखो आइडियल गैस बोल रहा है वो, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के हिसाब से पी इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन वी होता है। यहां पे पुट करके हमने ये प्रोसेस इक्वेशन निकाली है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये क्या है? प्रोसेस इक्वेशन है सर। ये प्रोसेस इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो भाई वही बात आगे फिर से, अगर मैं बोलूं मोनोएटॉमिक गैस के लिए तो पिक्चर ये रखी है, अगर मैं बोलूं डायएटॉमिक गैस के लिए तो पिक्चर ये रखी है। दोनों में आप देख रहे होंगे सब कुछ सेम है, सिर्फ एक पावर का अंतर है। एक जगह पे 2/3, एक जगह 2/5, यही वेरिएशन कर देता है। तो जो जो मोनोएटॉमिक गैस है उनके लिए तो 2/3 की पिक्चर चलेगी, यानी कि हीलियम एंड नियॉन का टेम्परेचर सेम होगा क्योंकि दोनों मोनोएटॉमिक है, और ऑक्सीजन के लिए अलग होगा क्योंकि वो डायएटॉमिक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। ये वाली पार्ट भी जल्दी से छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नोट किया सभी ने? समझ गए भाई? बढ़िया चल रही पिक्चर एकदम यहां तक? ओके, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक रिजिड कंटेनर ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी। कोई कंटेनर है, रिजिड कंटेनर है, जिसकी हीट कैपेसिटी इन्होंने बोला है नेग्लिजिबल है। इट कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। भाई कितनी आइडियल गैस है? 1 मोल आइडियल गैस है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे गैस के टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इफ 3 कैलोरी ऑफ हीट इज एडेड टू इट। तो कितना हीट आप दे रहे हैं इसको? 3 कैलोरी हीट दे रहे हैं, जिससे कि टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है। 1 मोल आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। वो पूछ रहा है कि कंटेनर जो है वो नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी का है और एक रिजिड कंटेनर है। तो गैस किस टाइप की होगी ये आपको बताना है उसमें। क्या वो हीलियम हो सकता है, आर्गन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है? सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? कुछ और तो बताते हैं ना, तो मॉलिक्यूलर वेट है ना कुछ पता है। अरे भैया ये देखो, हीलियम मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, है ना भाई, ऐसे ही तो होता है। और CO2 होता है ये तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉलीएटॉमिक में आ जाएगा फिर तो, है ना सर। 2 से ज्यादा जहां पे पिक्चर बन जाती है। तो अब यहां पे अलग अलग टाइप की गैसेस आपके पास है, आपको बताना है कि ये कौन सी गैस की बात कर रहे हैं। तो एक बार इसको ट्राई करो, देखो क्या आंसर बनता है इसका। किया ट्राई? अरे विचार कर लिया होगा अब तो। अरे हो जाएगा सर, कैसे करेंगे? देखिए भाई, पहली चीज तो उस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। पहली भावनाएं क्या बोलते हैं? रिजिड कंटेनर। तो अगर वो बोलता है रिजिड कंटेनर, यानी कि इसके वॉल्स जो है वो फिक्स्ड है। अगर उसने बोला है रिजिड कंटेनर, दैट मींस इसकी जो वॉल्स हैं वो फिक्स्ड है। और तुम्हें पता है फिक्स्ड वॉल्स की वजह से वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। फिक्स्ड वॉल होने की वजह से कांस्टेंट वॉल्यूम की बातें चलती है यहां पे, है ना भाई। अब तुम्हारे कमरा है, तुम्हारे यहां जो भी तुम्हारा रूम है उसकी दीवारें फिक्स्ड है ना। ऐसा थोड़ी होता कि तुम अपने कमरे की दीवार को ऐसा धक्का मारो तो खिसक के बाहर चली जाती, वो नहीं होता ना ऐसा। फिक्स्ड वॉल है, यानी तुम्हारे इस रूम का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। और इस रूम के अंदर कोई गैस अगर आ जाए तो वो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो इस पूरे रूम के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। बिकॉज गैस की टेंडेंसी होती भाई, है ना, उसके जो पार्टिकल्स, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो तो रैंडम मोशन कर रहे हैं, फैल जाएंगे सब जगह। तो भाई गैस कीजिए, जब हम बात करते हैं तो जो वॉल्यूम होता है गैस का वो कंटेनर के बराबर ही होता है, इफ इट इज अ फिक्स्ड वॉल कंटेनर या फिर इफ इट इज अ रिजिड कंटेनर। यानी कि पिक्चर चल रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कैसा प्रोसेस होगा? आइसोकोरिक वाला। तो आइसोकोरिक वाले केस में वर्क डन तो 0 हो जाता है ना? हाँ सर, लेकिन उसने ये सब नहीं पूछा। उसने बोला कितना हीट आप दे सकते हो, है ना। आपने क्या किया? हीट दी है आपने। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री इफ 3 कैलोरी ऑफ हीट इज एडेड टू इट। तो जो आपने हीट दी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, इसलिए फॉर्मूले में यहां पे NCV आएगा। CV इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV क्या है साहब? CV इज द मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो है CV। ठीक है साहब। कितनी हीट आपने दी? 3 कैलोरी की हीट दी। कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 1 मोल है सर। CV को एज इट इज लिख दिया। कितना टेम्परेचर राइज कर रहे हो? 1 डिग्री कर रहे हैं साहब। तो यहां से CV का वैल्यू आ जाएगा कितना? 3 कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। तो CV का वैल्यू मिल गया मुझे। सर CV से क्या चार डालेंगे? हमें तो बताना है कौन सी गैस होती है ये। देखिए साहब, CV का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो। CV को हम लिखते हैं FR/2। याद है कुछ? CV को हम FR/2 भी कहते हैं। तो भाई अगर आप CV को FR/2 कहते हैं तो जरा यहां पे आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। CV को अगर आप FR/2 कह रहे हैं तो CV FR/2, तो CV की जगह 3 कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू F इंटू R की वैल्यू हो जाएगी 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड।
डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा साथ में। ठीक है भैया, आप ऊपर चल जाओ थोड़ी देर के लिए, मुझे लिखना है। हाँ ठीक है, देख रहे हो आर का जो वैल्यू होता है वैसे तो 8.314 होता है, आर का वैल्यू वैसे तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है भैया, लेकिन अगर आप कैलोरी में लिखो तो लगभग लगभग ये बनता है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन या फिर डिग्री सेंटीग्रेड, जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसके बारे में क्वेश्चन में बोला गया हो। तो इसको थोड़ा सा यहां से लिखना शुरू करता हूं। सीवी की जगह पे मैं लिख दूंगा 3 कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू एफ इंटू आर की जगह पे 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देखिए साहब ये सारी पिक्चर खत्म, ये सारी पिक्चर खत्म। डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 किसके लिए होता है? अब आ जाओ अंकल आप नीचे। हाँ बहुत बढ़िया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 किसके लिए होता है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो यार यहां पे जो बात हो रही है वो एक मोनो एटॉमिक गैस की बात हो रही है। यहां पे जो बात हो रही है वो एक मोनो एटॉमिक गैस की बात हो रही है, और मोनो एटॉमिक गैस के नाम पे तो सिर्फ हीलियम और आर्गन ही है, ना ही वो ऑक्सीजन होगा, ना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। समझे बात को बबुआ? तो भाई यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो वो एक मोनो एटॉमिक गैस की बात हो रही है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए कहानी है हीलियम और आर्गन में, बाकी तो कहानी खत्म हो चुकी है। तो मोनो एटॉमिक गैस हमारे पास सिर्फ हीलियम और आर्गन ही थी, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो छाप लो जल्दी से, सिंपल सा सवाल, हलवा सा सवाल, छाप लिया होगा सभी ने। हो गया भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 4 cylinder contains equal number of moles of argon, hydrogen, nitrogen and carbon dioxide at the same temperature। देखिए भाई इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स है आर्गन के लिए वही नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे आपके पास हाइड्रोजन के लिए, और वही नंबर ऑफ मोल्स आपके लिए पास रहेंगे फॉर द नाइट्रोजन। देखिए भाई हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब क्या है? डायएटॉमिक है। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब है डाया एटॉमिक। आर्गन है मोनोएटॉमिक, और ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये तो पॉलीएटॉमिक में आ जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि इनके टेम्परेचर भी इनिशियली सेम थे, इनके टेम्परेचर भी इनिशियली सेम थे। अब सुनो जरा, इन्होंने क्या बोला है? 4 सिलेंडर ओके, एनर्जी मिनिमम किसके लिए होगी? तो देखिए भाई एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी, और अच्छे से लिखूं तो ये होता है एन एफ आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2। यानी कि जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा उसकी डिपेंडेंसी आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, क्योंकि टेम्परेचर तो तीनों का सेम ही है। सब तीनों का टेम्परेचर सेम है, तो सेम टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी जो अब रही वो रहती है सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है? आर्गन का। आर्गन बीइंग अ मोनोएटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। आर्गन बीइंग अ मोनोएटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। हाइड्रोजन डाया एटॉमिक 5, नाइट्रोजन डाया एटॉमिक 5, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर तो पॉलीएटॉमिक हो जाता है, 6 आ जाती है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो ये क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज है साहब। आर्गन मोनोएटॉमिक है 3 होती है, हाइड्रोजन जो है डायएटॉमिक 5 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी डायएटॉमिक होने की वजह से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, बाकी इनकी तो 6 हो जाती है, पॉलीएटॉमिक पे आती है। देखिए साहब आपने डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे क्यों नहीं ली? क्योंकि तीनों का टेम्परेचर जो है, चारों का जो टेम्परेचर है वो सेम रखा है। तो जो भी चेंजेस अगर आप कर रहे हो, क्योंकि देखो सबके सब अगर सेम टेम्परेचर पे है तो इंटरनल एनर्जी की बात करें, देखिए मैंने तो फॉर्मूला चलो फिर भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए लगाया है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं तो होता है एन एफ आर टी बाय 2। देखिए एन सबके लिए सेम है, सबका एन सेम है, सबके लिए टेम्परेचर सेम है, 2 कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है, तो यू की डिपेंडेंसी आती है सिर्फ और सिर्फ एफ पे। यू की जो डिपेंडेंसी आ रही है वो सिर्फ आ रही है एफ पे। तो साहब यू की डिपेंडेंसी जब एफ पे आ रही है तो सिंपल सा पॉइंट समझो यार कि जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा उसकी इंटरनल एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी। जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा उसकी इंटरनल एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी।
तो ये कहानी आर्गन के लिए बिल्कुल सही साबित होती है। तो कहते हैं भैया कि आर्गन का मिनिमम इंटरनल एनर्जी होगा। ठीक है, ठीक है, ये बात क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सभी ने? सभी ने नोट किया? कोई शक तो नहीं, कोई समस्या भी नहीं? तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और करते हैं समापन हमारे इस छोटू से सेशन का। क्या करें भाई, 7 क्वेश्चंस थे, सो सातों के साथ हमने निपटा दिए। ओए एक साथ मारेंगे, सबको साथ मारेंगे। चलो भाई ठीक है, हो गया है ना। सो भाई उम्मीद कर रहा हूं कि जो सवाल मैंने आपको कराए हैं वो आपको बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। कोई शक, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो भाई बिंदास होकर उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि देखिए वहां पे जब तक आप अपनी समस्याओं को शो नहीं करोगे हमारी टीम को पता नहीं चलेगा, और अगर मुझे या फिर मेरी टीम को पता नहीं चलेगा तो आपकी हेल्प कैसे करेंगे। तो आपकी हेल्प करने के लिए प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सो दैट हम आपकी पूरी मदद कर सके इसमें। और हाँ, वीडियो अगर दोबारा देखनी है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.magnetbrains.com पे आइए, क्योंकि यहां पे ये सारी वीडियोस आपको प्रॉपर्ली चैप्टर वाइज सीक्वेंस में अरेंज की हुई मिल जाएगी, जिससे कि आप कोई भी वीडियो ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। और साथ ही साथ ये वीडियोस आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, यानी कि किसी भी वीडियो को आप 1000 बार भी देखोगे तो मैग्नेट ब्रेन्स को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटर है कि आप अपने दोस्तों तक भी ये बातें फैला दो, उनको भी जाके बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि फ्री में इतनी जबरन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है। तो आगे ज्वाइन जरूर कर ले, ठीक है। और भाई अगला सेशन जो होगा वो एक्सरसाइजेस का होगा, जहां पे अगेन अब हम बोलेंगे तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो भाई करते हैं उनको भी सॉल्व, देखते हैं कैसे सवाल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।